आप सभी का स्वागत है लाइव कैंपस में लर्निंग फॉर लाइफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मैं हूं सर्वेश पांडे, आपका होस्ट एंड दोस्त एग्जीक्यूटिव लाइव कैंपस। जैसा सबसे पहले आपने एक लोगो देखा, एक पिक्चर अपने सामने देखा, एक एनिमेशन देखा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लाइव कैंपस इज ऑल अबाउट दोज थिंग्स विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ पीपल बट नेवर डिलीवर्ड। जो उनको कभी मिला नहीं, जो सबसे बड़ी उनको जरूरत है लेकिन उनको कभी मिला नहीं। आप 10th क्रॉस किए, 12th क्रॉस किए, बैचलर डिग्री कंप्लीट किया, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिए, लेकिन फिर भी अपने लाइफ में आप परेशान रहते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिजीजेस, रिलेशंस नहीं समझ रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आपको देखने के लिए मिल रही है और आप उसको संभाल नहीं पाते। वो संतुलन गायब है, वो ज्ञान गायब है जो आपको बैलेंस लाइफ दे सके। और इसी कारण से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने इस बारे में सोचा, अपने अनुभवों को परखा और उसके बाद उन्होंने लाइव कैंपस का शुरुआत किया, जो आज हमारे संग यहाँ पे मौजूद भी हैं। और मैं सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ लाइव कैंपस डॉक्टर अनिल के गुप्ता सर। सबसे पहले सर गुड आपका मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है। एंड मैं गुड आप सभी को बताना चाहूंगा कि अनिल गुप्ता सर ने MBBS MS PhD इन वैदिक साइंस और उसके बाद उन्होंने बहुत लोगों को सर्व किया। ही इज अ होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट, लाइफ स्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट। एंड इसी के साथ मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा अनिल सर। थैंक यू। एंड नेक्स्ट, एक साल से हम सब जूझ रहे हैं एक बहुत ही बड़ी बीमारी से, बहुत ही बड़े डिजीज से, बहुत बड़े वायरस से। पूरा वर्ल्ड इसका खामियाजा भुगत रहा है और उसके बारे में चर्चा करने के लिए लाइव कैंपस में व्हाट इज द नीड बट नेवर डिलीवर्ड लाइव कैंपस आपके लिए लेके आता हूँ। और आज हमने अपने लाइव कैंपस में इनवाइट किया है कोरोना वॉरियर्स को, दो ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने पूरे एक साल लगातार लोगों की सेवा की, उनके बीच में रह के बिना डरे, बिना परेशान हुए, बिना किसी चीज की चिंता किए लगे रहे, लड़ते रहे। और सबसे पहले मैं उन दोनों लोगों को सच सच नमन करता हूँ, साथ ही साथ अनिल सर को भी सच सच नमन करता हूँ कि इस बीच में उन्होंने मेंटल हेल्थ पे लोगों के काम किया और आप लोगों ने उनके हेल्थ पे काम किया। तो सबसे पहले दोनों लोगों को स्वागत करना चाहूंगा और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे पहले गेस्ट अनिल सर के साथ साथ डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव सर हैं, जिन्होंने MBBS DA IDCCM क्रिटिकल केयर सेंटर VY हॉस्पिटल के साथ मिलके बहुत लोगों को ठीक किया, कोरोना में बहुत लोगों के लिए लड़े हैं। सेकंड हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत साहू सर, MBBS DNB सर्जरी इंचार्ज ऑफिसर, लालपुर कोविड क्रिटिकल सेंटर रायपुर। थैंक यू सर, आप दोनों लोगों को मेरा सशक्त नमन, प्रणाम। अनिल सर आपका भी स्वागत है और इसी के साथ अगर आप लोग की इजाजत हो तो हम दर्शकों तक ये शो लेके जाए। यस, बिल्कुल, कंटिन्यू। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा, आप दोनों लोगों से पूछना चाहूंगा, इवन तीनों लोगों से पूछना चाहूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस है सर। ये पूरा एक साल, ठीक इसी समय पिछले साल जनता कर्फ्यू लगा और उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन लगा सर। बहुत सारी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ी, लेकिन हम तो घर के अंदर बंद थे। बस एक डर था, एक खौफ था हमारे अंदर, लेकिन आप मैदान में सामने थे, आप लड़ रहे थे, आपके परिवार वालों को चिंता थी, आपकी चिंता थी, कुछ भी क्लियर नहीं था कि ये वायरस किस लेवल तक बढ़ा है। लेकिन फिर भी ये जुनून, ये पैशन अपने काम के लिए, सेवा भाव, इन सारी चीजों के बारे में क्या हुआ सर? थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करें। स्टार्ट फ्रॉम प्रशांत सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रसाद। जैसे आपने पूछा, तो शुरू में तो इतना डर था कि लोग, केसेस 2-3 थे लेकिन लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। ये आप लोगों को सबको पता है, जो लॉकडाउन हुआ था या लॉकडाउन से पहले भी लोगों में जो दहशत थी। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं हॉस्पिटल में गेन किया, जब शुरू में हमने आइसोलेशन वार्ड शुरू किया था, शुरू में जब मरीज आए तो कोई भी डॉक्टर और स्टाफ नर्स पीपी पहन के अंदर जाना नहीं चाहते थे। पहले एक जो डर था कि भाई क्या होगा, उस समय मैं इनिशिएशन लेके सबसे पहले पीपी पहना और 2 डॉक्टर को मोटिवेट किया कि चलते हैं। जैसा वो चांद में फर्स्ट टाइम लैंड किए थे ना, तो कौन नीचे उतरेगा प्लेन से, वैसी स्थिति थी कि कौन अंदर जाएगा। तो वो जो खौफ था, मैं भी डरा हुआ था। इवन मेरी वाइफ ने रात को शाम को कह दिया कि आपने अंदर राउंड लिया है पीपी पहन के, आप घर पे मत आइए, 7 दिन आइसोलेशन में रहिए। ये एक खौफ था घर में और हॉस्पिटल में। लेकिन आज सब लोग आराम से पीपी पहन के जाते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, केयर करने के लिए हमारे पास स्टाफ की कमी नहीं है। उस समय बहुत मुश्किल था किसी को मनाना काम करने के लिए,
हॉस्पिटल में। यानी डॉक्टर प्रशांत, एक साल पहले की स्थिति में और अभी स्थिति में बहुत डिफरेंस आ गया है। एक साल बिल्कुल पहले difference है, खौफ सर। था मेडिकल प्रोफेशन के अंदर भी और पेशेंट्स के अंदर भी, पेशेंट में भी। लेकिन आज हमारे पास एक साल का एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सारा जो हमने एक्सपीरियंस लिया उसका अनुभव का जो प्रैक्टिकल बिल्कुल। रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास हैं। बिल्कुल। इसीलिए अब कोरोना से उतना घबराने की बात नहीं है जैसा कि एक साल पहले की बात थी। पहले की बात। बिल्कुल सही। सेम सर, मेरा क्वेश्चन संजीव सर से भी है। सर, आपका एक्सपीरियंस ये एक साल का कैसा रहा और क्या अनुभव था सर? जी, मेरा भी सेम एक्सपीरियंस जैसे डॉक्टर प्रशांत ने बोला कि नीचे मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे हैं। तो जब शुरू में हमने भी शुरुआत की तो हमें भी डर लगता था कि घर आके बच्चे, सीधा बच्चा 2.5 साल का बच्चा बिल्कुल, सीधा बिल्कुल। गोद में आता था और हमें डर रहता था कि घर जाके पहले नहाना है। मैं पूरे Yes. 6 महीने में 3 बार अपने ससुराल जाके अलग रहता था और अपना रूम अलग है, टॉयलेट अलग है। बच्चे से कोशिश करता हूँ कि कम से कम गोदी में उसको लूं। ठीक है, जैसा डॉक्टर प्रशांत ने बोला कि देखिए डॉक्टर तो फिर भी चला जा रहा था, लेकिन आपको मोटिवेट करना था अपने स्टाफ, अपने क्लास 4 इनको, जो वहां जाके सफाई करे। तो मैं भी ऐसे ही किया कि हमने डॉक्टर्स ने पीपीई किट पहनी, पीपीई किट पहन के अंदर गए। फिर धीरे धीरे डर खत्म हुआ। जैसे अनिल सर बोले कि एक साल में काफी परिवर्तन आ गए। आज हमारा हर स्टाफ, हर डॉक्टर, कोई भी स्पेशलिटी का डॉक्टर है, सभी लोग जाके ट्रीट करते हैं, क्योंकि एक साल में सबको समझ में आ गया कि यार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और धीरे धीरे घबराहट भी खत्म हुई। आज ये है कि हमें किसी के हाथ नहीं वो करना पड़ते, किसी स्टाफ का वो नहीं करना पड़ता। सारे स्टाफ बोलते हैं हाँ हम जाके काम करेंगे, हम जाके काम करेंगे। तो एक साल में काफी डिफरेंट आ गया। इनिशियली जब पेशेंट एडमिट होता था तो पेशेंट का अटेंडेंट हमसे घर से फोन पे बात करता था। पेशेंट का अटेंडेंट से हमें मुलाकात ही नहीं होती थी। पेशेंट एडमिट हुआ, ठीक हो गया तो चला गया। किसी की डेथ हो गई तो पेशेंट की बॉडी लेके वो पीपी किट पहन के चला गया। बट आज ऐसा है कि पेशेंट का अटेंडेंट ही हमसे बोलता है सर हम पीपी किट पहन के एक बार अपने पेशेंट को देख लें या अंदर चले जाएं, या हमने ऐसी व्यवस्था की अपने आईसीयू में कि हमने ग्लासेस लगा दिए, तो अब डिस्टेंस से पेशेंट को आप देख सकते हो कि आपका पेशेंट किस हालत में। तो ये काफी थोड़ा एक साल बाद काफी चेंज आया है। बिल्कुल ठीक कहा सर्वेश, डॉक्टर संजीव और डॉक्टर प्रशांत ने कि एक साल पहले जो कोरोना का खौफ था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, डॉक्टर्स के बीच में भी और पेशेंट्स के बीच में भी। लेकिन डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर संजीव जैसे कोरोना वॉरियर्स ने, इन लोगों ने जो अथक काम किया, बिना रुके काम किया, उसी का नतीजा था कि जनवरी तक एक हम ऐसी स्टेट में पहुंच गए थे कि कोरोना ऐसा लग रहा था कि अब चला जाएगा इस देश से और हम एक बिना मास्क के जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वापस कोरोना की जो सेकंड वेव आ गई है वो फिर घबराने वाली बातें हैं। तो मैं डॉक्टर संजीव और डॉक्टर प्रशांत, आप दोनों से यही पूछना चाहूंगा कि कैसा क्या हुआ कि वापस जो सेकंड वेव आ रही है, इसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है और अभी की कंडीशन में और पुरानी की कंडीशन में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? सर, एक जो हम लोग बेसिक जो मेडिकल साइंस की थ्योरी है कि जो हमारा एपिडेमिक्स है या पैंडेमिक है, उसका जो वेव्स में आते हैं सर, ये थ्योरी हमारे जो आप पहले ही दिया हुआ है कि ये लहर अलग अलग लहर में आएंगे। तो ये भी बोला है कि सेकंड लहर हमेशा डेंजरस होता है, ज्यादा मॉर्टल होता है। ये बातें पहले ही कही हुई है। ये बात जानते हुए भी जो छूट गया और पहले लहर के पहले बार में जो कंट्रोल हुआ और सिम्टम्स जो थे या जो मॉर्टेलिटी थी वो कहीं ना कहीं कम थी, वो लाइट जो सोसाइटी है इसको लाइट वे में लेने लगा। वो ये सोचने लगे कि हर चीज ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, अब कंट्रोल में आ गए हैं। लेकिन उसी समय जो बदलाव आया और लोगों की भीड़ जो आई, तो वो तेजी से फिर वायरस फैलने लगा और आज स्थिति ऐसी हो गई कि फिर जो पहले स्टेज में हम थे, पहले वेव्स में थे, वैसी दूसरी लहर की बात आ गई। कैसे सिम्टम्स हैं सर? अभी आपने सिम्टम्स की बात किया, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो सिम्टम्स पहले थे और अभी जो सिम्टम्स आ रहे हैं सेकेंड वेव में, वो क्या है? मैं चाहूंगा कि दर्शकों को एक बार इन चीजों की जानकारी हो सर, कि कैसे सिम्टम्स है, कैसे लक्षण है सर। देखिए सिम्टम्स लगभग सेम ही है। मतलब सिम्टम्स जैसे पहले था फीवर, कफ,
ठीक है, ड्राई कफ, लंबे समय से फीवर, जो अगेन अगेन घर लोगों में ट्रीटमेंट नॉर्मली पैरासीटामोल लेके भी उनके फीवर ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपका ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो डिसेचुरेशन मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम होना जो बताता है। तो सिम्टम्स लगभग सेम ही है, सिम्टम्स में कोई परिवर्तन नहीं है। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब केसेस इनिशियली स्टेज में राइज होना शुरू होते हैं, इनिशियली केसेस कम होते हैं, तो मोर्टेलिटी हमेशा कम दिखती है। जैसे ही आपके जब केसेस बढ़ना शुरू होते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, स्प्रेड होता है, तो धीरे धीरे पेशेंट्स में मोर्टेलिटी इंक्रीज होना, इनिशियली स्टार्ट होना, राइज होता है। क्योंकि इनिशियली भी जब अपने पास मार्च से कोरोना, इंडिया में कोरोना काफी पैर पसार चुका था, तब अपने इनिशियली 3-4 महीने मोर्टेलिटी नहीं थी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बट जब केसेस सडनली राइज होना शुरू हुए, देन मोर्टेलिटी बढ़ना शुरू हो गई। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में एक चीज है, जब फर्स्ट वेव थी हमें 23 डेज करीब लगे थे 30,000 से 60,000 केस होने में छत्तीसगढ़ में। आज लास्ट 10 डेज में नंबर डबल हो गया है, मतलब इंडिया में 10 डेज में नंबर डबल हो गया। तो आप देखिए कितनी सडनली स्प्रेड हो रहा है। और ये वायरस का फीचर ही है कि वेव तो आती है, मतलब थोड़े दिन के लिए क्या इम्यूनिटी थोड़ा जनरेट होता है, शॉर्ट टर्म वेव चली जाती थोड़े दिन में, और लोग लापरवाही भी हो जाते हैं, मास्क पहनना छोड़ दिया भीड़ में। मैं आपको मतलब जितने भी अपने दर्शक जुड़े हैं, एक ही चीज बोलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है मास्क। यदि आपका मास्क, देखिए मैं भी मास्क पहना हूँ लेकिन रूम में बैठा हूँ, अभी मेरा मास्क नीचे, जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा मेरा मास्क पूरा नाक को कवर करेगा। हम इतने समय से क्रिटिकल पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, मेरे स्टाफ एंड सबकी एक ही चीज रही, जिसने अपना मास्क यदि पूरे समय नाक के ऊपर फुल मास्क पहन के रखा है, उसको यदि कोरोना हुआ भी है तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है मास्क एंड हैंड वॉशिंग, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर संजीव आपने कि स्पेनिश फ्लू के अंदर भी हमारा एक्सपीरियंस यही रहा है कि सेकंड वेव आती है, कुछ म्यूटेशंस होती हैं, म्यूटेशंस होने के बाद सेकंड वेव आती है और सेकंड वेव ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही भी होती है। जैसे ही फर्स्ट वेव खत्म होना शुरू होता है, हमें लगता है कि चीज चली गई है और मास्क हम हटा देते हैं, जो हाइजीन प्रैक्टिस थी वो कम कर देते हैं। कि देखिए मैं भी अपने रूम में बैठा हूं, लेकिन ये मास्क मेरे साथ हमेशा रहता है। और कहीं ना कहीं पिछले 1 साल में हमने जो पेशेंट्स देखे, आई हॉस्पिटल में भी, वेलनेस सेंटर में भी, लेकिन ये मास्क हमेशा साथ रहा और इसी वजह से बचे रहे कोरोना से। और मैं तो ये डॉक्टर संजीव और डॉक्टर प्रशांत को बोलना चाहूंगा कि देखिए इन लोगों ने इतने पेशेंट्स देखे, लेकिन उसके बाद भी अगर ये कोरोना से बचे हुए रहे तो कहीं ना कहीं प्रॉपर प्रिकॉशंस थी ही। डॉक्टर संजीव और डॉक्टर प्रशांत, एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो सुनने में आ रहा है मीडिया में कि जो पहले के केसेस थे उस समय सिम्टम्स जो होते थे वो फीवर, कफ, कोल्ड और एनोस्मिया, यानी कि स्मेल चले जाना या टेस्ट चले जाना। क्या अभी के केसेस में कुछ डिफरेंट सिम्टम है या वही चीजें दोबारा से रिपीट हो रही हैं? सर सिम्टम्स वही, वो सिम्टम्स हैं, जरूर है, वो परसिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे फीवर है, फीवर लंबे समय के लिए आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है। इवन जो नॉर्मल डोजिंग है पैरासिटामोल की, जो पेशेंट घर में लेके खा रहे थे, वो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनको इंजेक्टेबल देना पड़ रहा है और दूसरे मेजर्स जो फीवर कंट्रोल के वो करने पड़ रहे हैं। उसके अलावा जो लंग्स का डिटोरेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, बहुत तेजी से डिसैचुरेट हो रहे हैं पेशेंट। पहले क्या धीरे धीरे ग्रेडेड होते थे, हमको टाइम मिलता था, अभी टाइम नहीं मिल रहा है। इसके अलावा नया जो सिम्टम्स जो हमारे पास प्रेजेंट भी पेशेंट, वॉमिटिंग एंड डायरिया, उल्टी दस्त के साथ में आ रहे हैं। उल्टी दस्त और फीवर के कारण से पेशेंट डिहाइड्रेट हो जा रहा है और डिहाइड्रेशन की वजह से और हाइपोक्सिया की वजह से इतना सीवियर वीकनेस बॉडी में आ रहा है, तो वो घर में रखने के कंडीशन में तो है ही नहीं बिल्कुल। तो ये जो नई चीजें, जो हाई ग्रेड फीवर और वॉमिटिंग एंड डायरिया जो आया है, वो पेशेंट को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यदि घर में आ रहा है तुरंत मतलब हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। यानी कि डायरिया, वॉमिटिंग या हाई ग्रेड फीवर अगर आपको आ रहा है उसको लाइटली ना लें। अगर कोरोना के पहले की बात करें तो अपन सोचते थे कि फूड पॉइजनिंग हो गया होगा या कुछ और चीजें हो गई होंगी, लेकिन अभी ये कोरोना का सिम्टम हो सकता है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। डॉक्टर संजीव, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मेरा भी यही कहना है कि जब पैंडेमिक का समय है, मीन्स अपने पास एक ही बीमारी है, कोरोना इतना पैंडेमिकली फैली हुई है, इस पैंडेमिक के समय एनी टाइप ऑफ फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, आपको ये मान के चलना है कि आपको कहीं ना कहीं आप कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली यदि ना हो तो अलग बात है, लेकिन बट पैंडेमिक जो चल रहा है अपना, यदि आपको फीवर आया, सर्दी खांसी है,
आपको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या जैसे डॉक्टर प्रशांत बोले डायरिया है, वॉमिटिंग है, तो आपको कहीं ना कहीं मान के चलना है कि आपको कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि खुद को आपको आइसोलेट रखना है, क्योंकि एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमसे दूसरा सामने हमारा फैमिली मेंबर, ठीक है आप यंग एज हो, आपको थोड़ा सा माइल्ड रहेंगे, बट आपके घर में जो ओल्ड एज है, जो डायबिटिक है या अदर बीमारियों से ग्रसित है, वो यदि आपसे कहीं इन्फेक्ट हो गए तो उनमें मोर्टेलिटी बढ़ सकती है। लास्ट 1 ईयर में सर मेरा एक ही एक्सपीरियंस रहा है कि वो सही है कि पेशेंट को आइदर ओबेसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा ओबेसिटी, जिनको ओबेसिटी रही है, डायबिटीज रही है, उनमें मोर्टेलिटी रेट काफी हाई रही है। तो नॉर्मली यंग पेशेंट मैंने कम ही, मतलब परसेंटेज काफी कम होगा। तो इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं तो आपको अपने आप को आइसोलेट रखना है, प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट लेना है विद एडवाइस ऑफ डॉक्टर। यदि वो आपको बोलते हैं कि आप घर में आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में ट्रीट हो सकते तो होम आइसोलेशन में रहिए। यदि वो बोलते हैं कि आपको एडमिट होने की जरूरत है तो वो आपको एडवाइस देंगे कि आपको क्या मॉनिटरिंग करनी है, जैसे SpO2 मॉनिटरिंग, आपका टेम्परेचर मॉनिटरिंग, वो आप कंटिन्यूस रहें और डॉक्टर के टच में रहें। कई बार खबर सुनते हैं कि लोग अपना टेस्ट कराने के बाद गलत नंबर देके चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप बाकी लोगों को, बाकी पब्लिक को आप इन्फेक्ट कर दो, इसी कारण ये स्प्रेड बढ़ता जाता है। यदि एक कहीं हम चैन तोड़ना चाहते हैं तो हमें खुद को आइसोलेट रखना जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर संजीव की इस बात के साथ मैं फुली एग्री करता हूं कि इनिशियल सिम्टम आने पर हम उतने कॉन्शियस नहीं होते और अपनी जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज है, चाहे ऑफिस जाना है, बाजार है, शॉपिंग है, वो कंटिन्यू रख रहे हैं। हो सकता है उस समय हमारे अंदर सिम्टम्स कम हो, लेकिन हमने स्प्रेड तो कर दिया और इसी वजह से तो केसेस बढ़ रहे हैं। यस डॉक्टर संजीव और डॉक्टर प्रशांत, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि क्या पुराने समय से और इस समय के मॉर्टेलिटी रेट में या सीवियरिटी में कुछ ज्यादा चेंजेस आए हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर अभी तो फिलहाल, जैसे मैं पहले ही बोला है कि अभी तो इस समय जो इतने केसेस के समय थे, मॉर्टेलिटी अभी फिलहाल कंट्रोल में है। बट लेकिन जैसे ही स्प्रेड, यदि सडन स्प्रेड होगा तो मतलब केसेस बढ़ेंगे, तो चांसेस हैं कि मॉर्टेलिटी, क्योंकि वायरल लोड बढ़ता जाएगा। यदि आप कम्युनिटी में ज्यादा रहेगा इस पर तो वायरल लोड बढ़ेगा। इनिशियली जब हमने इनिशियली ट्रीट करना शुरू किया था तब भी मॉर्टेलिटी इनिशियल लेवल पे कम थी, और ये अपने नहीं, ऑल ओवर सिनेरियो पूरे वर्ल्ड का ये कि जब जब केसेस इनिशियली लेवल पे बढ़ते हैं तो मॉर्टली आपको इनिशियली लगता है ये पेशेंट भी अपना ठीक हो गया, ये भी हो गया, लेकिन जैसे ही केसेस बढ़ते हैं, वायरल लोड बढ़ता है, मॉर्टेलिटी सडनली राइज होना शुरू हो जाती है। अभी मॉर्टेलिटी स्टिल, अभी मैं ये बोलूंगा कि अभी थोड़ा कंट्रोल में। डॉक्टर प्रशांत, क्या सीवियरिटी, सिम्टम्स जो है ज्यादा सीवियर हैं क्या? वो सिम्टम्स सीवियर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। वीकनेस भी बहुत ज्यादा हो रहा है और पेशेंट को प्रॉब्लम भी ज्यादा हो रहा है, तेजी से डिटेरियोरेट हो रहे हैं पेशेंट। जो वायरल लोड है कहीं न कहीं या तो दूसरा स्ट्रेन है या तो वो म्यूटेट होके आया है, लेकिन बहुत तेजी से पेशेंट डिटेरियोरेट हो रहे हैं। मॉर्टेलिटी की बात है, मॉर्टेलिटी अभी हमको दिखी नहीं है कि, क्योंकि ये बहुत अर्ली फेज है, सेकंड वेव का बहुत अर्ली फेज में हम लोग। दूसरा, हम भी स्ट्रांग हुए, हमारा सिस्टम भी स्ट्रांग हुआ है, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। ट्रीटमेंट के हमको आइडियाज अब ज्यादा है कि कब हमको क्या करना है, क्योंकि उस समय जब फर्स्ट वेव था हमें भी नहीं पता था। हम लोग यूज कर रहे थे दवाई, लेकिन हमको एक्सपीरियंस नहीं था कि ये दवाई एक्चुअल कैसे, मतलब पेशेंट को बेनिफिट करेगा। आज हम लोग इक्विप्ड हैं, चीजों को समझ गए हैं कि ये दवाइयां लगाने से। इसलिए सर मॉर्टेलिटी के लिए एकदम से शुरू में नहीं बोला जा सकता, डेफिनेटली, लेकिन वायरस ज्यादा अभी मॉर्टल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन फर्स्ट वेव। राइट, I have a question, sir. प्रशांत सर, जैसा आपने बोला कि सीवियर सिम्टम्स है एंड डायरिया अगर हो रहा है, लोगों को वॉमिटिंग हो जा रही है, तो उसके बाद एक्सेस वीक हो जा रही है उनकी बॉडी, और एक्सेस वीक होने के बाद वो घर पे रह ही नहीं सकते, उनको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। इवन अगर आईसीयू तक रहना पड़ेगा तो वहां तक भी आप, जैसा अभी स्टार्ट में आपने वेंटिलेटर की बात की कि वहां पे भी केसेस बढ़ गए हैं सर, वहां पे और जो ज्यादा लोग एडमिट हो रहे हैं। लेकिन अगर एक बात करें सर, तो हॉस्पिटल लिमिटेड है, बेड्स लिमिटेड है, लेकिन जो पॉपुलेशन है, क्राउड है, वो बहुत सारे हैं। अगर ऐसी ही कंडीशन लोगों की सीवियर हो गई तो ये कहीं ना कहीं अनकंट्रोलेबल नहीं हो जाएगा? प्रशांत सर, संजीव सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि हमको अर्ली डायग्नोसिस, हमारे अर्ली डायग्नोसिस बनाने पड़ेंगे और इनिशियल मेडिकेशन शुरू करना पड़ेगा, ताकि वो स्थिति वहां तक ना जाए जो डिलेड करके हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रेजेंट कुछ भी होने से पहला टेस्ट, जितना मैक्सिमम नंबर लोगों का टेस्ट होगा, उसके बाद में अर्ली एडमिशन, होम आइसोलेशन में मॉनिटरिंग, सेकेंड पॉइंट दे, मॉनिटरिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए।
आपको किसी डॉक्टर की निगरानी में रहनी पड़ेगी, आप अपने आप नहीं कर सकते सब चीज। आपको पल्स ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन लेवल देखना पड़ेगा, आपका टेम्परेचर देखना पड़ेगा, आपको अपने डाइट और अपने ड्रग्स दवाइयों को भी ध्यान से खाना पड़ेगा। थर्ड, आपको अर्ली एडमिशन, जहां भी लगता है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है या आपको दिक्कतें शुरू हो रही है, आपको अपने आप कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, आपको तुरंत कोई ना कोई आइसोलेशन सेंटर पे, कोई ना कोई क्रिटिकल केयर सेंटर पे, कोविड सेंटर पे या प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां भी संभव है आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। ये अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी समस्या लेट से जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, आपका लंग पैरेंकाइमा ज्यादा डैमेज होगा, उसके बाद जो रिकवरी आप जो सोच रहे थे वो बहुत डिलेड हो जाएगा और सारी दूसरी जो दिक्कतें हैं वो आने लगेगी। वीकनेस के दो कारण है, वन इज डिहाइड्रेशन, जो पहले बताया, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लवण नमक की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने लगता है। उस समय आपको ओआरएस और खूब जो भी लिक्विड आप घर में ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, मैक्सिमम आपको लिक्विड लेना है। ड्यूरिंग फीवर भी, यदि बुखार भी आ रहा है उस समय भी आपको पानी खूब पीना है, डिहाइड्रेट नहीं होना है। दूसरा, शरीर में ऑक्सीजन की कमी, कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में हैं, ऑक्सीजन कम जा रहा है, आपके टिश्यू लेवल तक अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हाइपोक्सिया भी आपको सीवियर वीकनेस करेगा, तो वीकनेस आना है। उसके बाद थर्ड, जनरल वीकनेस रहेगा, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी फीवर हो रहा है, ये सारे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहे हैं, तो जनरल वीकनेस बॉडी में रहेगा। तो बेस्ट ये है कि आप किसी ना किसी कंसल्टेंट, जो डॉक्टर हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो लोग अनुभवी हैं, उनके कांटेक्ट में रहें, उनसे सलाह लेते रहें, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो या कॉल के माध्यम से। आजकल तो लोगों से एक दूसरे से जुड़ना बड़ा आसान हो गया है। जी हाँ, एकदम डॉक्टर प्रशांत एकदम ठीक बोले। मैं जनरली क्रिटिकल पेशेंट ही देखता हूँ आईसीयू में, तो मैक्सिमम पेशेंट से, यदि पेशेंट के रिलेटिव से हिस्ट्री लेने पे यही पता चलता है कि आप 8-10 दिन घर में ट्राई कर रहे थे, फीवर आ रहा कंटिन्यू, आप टैबलेट दे रहे पैरासिटामोल, फीवर नहीं रुक रहा, आपको वीकनेस हो गई, आप वो नहीं कर रहे। जैसे डॉक्टर प्रशांत एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है कि वो आपको डिहाइड्रेशन पार्ट, ऑलरेडी गर्मी का मौसम चालू हो गया है, ऑलरेडी वैसे डिहाइड्रेशन हर नॉर्मल पर्सन में भी डिहाइड्रेशन रहता है, टाइम पे पानी नहीं रहते, तो डिहाइड्रेशन आपकी डिसीज प्रोग्रेस को और फास्ट कर देती है, मतलब डिसीज आपकी तेजी से बढ़ती है। और जो लंग्स के सिम्टम्स होते हैं वो 8 से 10 दिन बाद स्टार्ट होना शुरू होते हैं, तब पेशेंट को लगता है कि यार मैं हॉस्पिटल की तरफ रन करूं। बट जो इसमें जो ट्रीटमेंट है, देखिए 1 साल पहले हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं था, धीरे धीरे हमें भी ट्रीटमेंट इक्विप्ड हुए, हमारे स्टाफ को भी, डॉक्टर्स को भी, हर किसी को हमारा प्रॉपर प्रोटोकॉल हो गया, ऐसा ऐसा होने पे ऐसा ऑक्सीजन, ऐसा ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट करना है। बट आपको टाइम भी देना चाहिए, मतलब टाइम पे यदि पहुंचेगा तो वो आप ट्रीटमेंट डिसीज प्रोसेस को आप वहां पे रोक सकते हो। इसलिए यदि आपको कंटिन्यूअस फीवर आ रहा है, यंग पेशेंट तो ठीक है, आप घर में मॉनिटरिंग करके होम आइसोलेशन में हो जाएगा, बट ओल्ड पीपल जिनको डायबिटीज है उनमें रैपिडली प्रोग्रेस होता है, डिसीज रैपिडली बढ़ती है, क्योंकि ऑलरेडी शुगर लेवल ज्यादा रहता है, तो वायरस का रेप्लिकेशन कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जो ओल्ड एज है उनको प्रॉपरली टाइम से, यदि कंटिन्यूस 3-4 दिन फीवर आने के बाद भी नहीं उनका फीवर सबसाइड हो रहा, वीकनेस सबसाइड नहीं हो रहे, तो आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करना है डॉक्टर को। यदि होम आइसोलेशन भी वो आपको एडवाइस करते हैं तो एटलीस्ट आप डॉक्टर की निगरानी में होम आइसोलेशन हो रहे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप हॉस्पिटल में आके एकदम भीड़ बना दें, कि आप एकदम बाकी पेशेंट जिनको जरूरत हो उनको ना मिले, बट आप एटलीस्ट होम आइसोलेशन भी अपनी गवर्नमेंट के थ्रू है, आप डॉक्टर्स अपॉइंट है, आप डॉक्टर्स के थ्रू घर पे होम आइसोलेशन के थ्रू रह सकते हैं, बट डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में रहे। तो जैसा कि सर डॉक्टर संजीव और डॉक्टर प्रशांत ने जो बातें कही, उसको अगर मैं कंक्लूड करूं कि सेकंड फेज में, सेकंड वेव में सीवियर ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहला काम तो यही करना है कि एहतियात जितना जल्दी हो सके हम इस सेकंड वेव से पार पा सकें, और उसके लिए हमें पब्लिक का कोऑपरेशन चाहिए। यानी कि हमें, अब हम लॉकडाउन लगाने की स्थिति में नहीं है, जीविका और जीवन दोनों को चलाना है, तो गवर्नमेंट के साथ हमें फुल कोऑपरेट करना होगा। यानी अब अगर हम अपना सेल्फ लॉकडाउन लगाएं कि क्या मुझे इस चीज की जरूरत है, मेरा बाहर जाना जरूरी है, क्या मेरा अपना ये काम जरूरी है, जीवन से ज्यादा जरूरी है, जितना जरूरी चीजें हैं वो करें, और जितना जरूरी नहीं है उसे कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन कर दें। मैं देख रहा हूं बाजारों के अंदर, मॉल्स के अंदर लोग बेफालतू का घूम रहे हैं, बेफालतू की मीटिंग्स चल रही हैं, बहुत सारे आयोजन हम आयोजित कर रहे हैं जिसको अगर हम चाहें तो 3 से 6 महीने टाला जा सकता है। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो सेकंड वेव धीरे धीरे वापस 2 से 3 महीनों में कम आएगी ही आएगी, क्योंकि सीवियर सिम्टम्स हैं ज्यादा। और दूसरी बात जो डॉक्टर्स ने कही
कि इनिशियल स्टेज में जैसे ही सिम्टम आए आप डॉक्टर के कांटेक्ट में जरूर रहें। जितने भी कोविड सेंटर्स हैं या होम आइसोलेशन सेंटर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहें। सेल्फ मेडिकेशन अपने हिसाब से ना करें, और अगर लग रहा है कि घर में कि नहीं कंडीशन वर्स्ट हो रही है, इमीडिएट आप हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जाएं। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बातें हैं। यस सर्वेश। सर अगर इस पॉइंट को हमने कंक्लूड किया तो उसके साथ साथ में एक बार प्रिकॉशंस आप डॉक्टर्स की, जिनको अभी नहीं हुआ है, जो भी बचे हुए हैं, वो और क्या स्ट्रॉन्ग प्रिकॉशंस लें कोविड से बचने के लिए, लाइक स्टेइंग एट होम इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। तो उसके साथ साथ और कुछ अगर ऐड ऑन करना चाहें सर, जितनी भी बातें हैं प्रिकॉशन से रिलेटेड सर। यस संजीव सर। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जिनको हुआ है या पहले नहीं हुआ है, लेकिन कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे हो नहीं सकता या मुझे हो गया। ऑलरेडी आप सुन रहे हैं कि दोबारा भी लोगों को हो रहा है, या आप अपने अंदर एक सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस ना रखें कि मुझे नहीं होगा, मैं कुछ भी करूं मुझे नहीं होगा। ठीक है, किसी को भी कोरोना हो सकता है, मतलब दोबारा भी लोगों के सुन रहे हैं तो दोबारा भी हो सकता है। तो प्रिकॉशन में आपको पहले ही बोला कि प्रिकॉशन एक ही है कि आप यदि बाहर, जैसे सर ने अभी बोला है कि अननेसेसरी अपने ओल्ड पीपल या आपको बाहर नहीं जाना, जैसे आप जरूरी नहीं है कि आप रोज जाके सामान लेके आए, आप एक हफ्ते का सामान लेके आ सकते हैं, आप अपना एक हफ्ते सामान रख लें, आप अननेसेसरी बाहर ना जाए। ठीक है, अभी जैसे त्योहार का टाइम है, तो इस साल यदि त्योहार नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर भी त्योहार है, आप नेक्स्ट ईयर त्योहार करें कि त्योहार में अननेसेसरी अभी बाहर ना निकले, क्योंकि देखिए जान है तो जहान है, आप त्योहार नेक्स्ट ईयर मना लेंगे। दूसरा चीज है कि प्रिकॉशन बिल्कुल सेम है, यदि बाहर जाते भी तो आप मास्क के बिना बाहर ना जाए। ठीक है, मास्क के बिना आपको नहीं जाना, बाहर से आके आपको हैंड वॉशिंग कंपलसरी है, आपको हैंड वॉशिंग की आदत फिर से डाली, क्योंकि हम छोड़ चुके हैं धीरे धीरे। एक साल बीच में जो 3-4 महीने डिक्लाइन फेज में था, लोगों ने एकदम लापरवाही हो गए कि आप हैंड वॉशिंग नहीं करना, बिना मास्क के घूमना। तो प्रिकॉशन वही है जो अपन ने 1 साल पहले लिए थे, बट उनको फिर से फॉलो करना है। दूसरी चीज अच्छी हो सकती है कि आपका पहली वेव जो थी, पहली वेव को धीरे धीरे राइज हुई थी, 20 मतलब टाइम स्लोली पहली वेव बढ़ी थी, दूसरी वेव सडनली केसेस बढ़े। तो मे बी यदि आप प्रिकॉशन लेंगे तो ये वेव जल्दी शॉर्ट टाइम के लिए रहेगी, जल्दी चली भी जाएगी, बट उस टाइम आपको ये सारी प्रिकॉशन लेना है, प्रॉपर मास्क वियरिंग, हैंड वॉशिंग। प्रशांत सर, क्वेश्चन टू प्रशांत सर। प्रशांत सर, यस सर। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, यदि हेलो, घर में अगर किसी को कोई सिम्टम्स आ रहा है, उसको हाइड नहीं करना है। सबसे बड़ा जो दिक्कत हो रहा है, घर में हेड कहीं घूम फिर के आता है, उसको कोई सिम्टम्स आता है, वो उसको ज्यादा बताता नहीं है, किसी को टेस्ट नहीं कराता है। अगर सबसे बड़ा प्रिकॉशन लेना है, कोई भी लक्षण आया, अपने फैमिली मेंबर से कम थोड़ा मास्क लगा के थोड़ा दूरी बना के रखो, तुरंत टेस्ट कराओ। इससे बड़ा प्रिकॉशन कुछ नहीं होगा। आप सब चीज करते हो, लेकिन मैंने देखा है कि घर में कोई एक सदस्य पॉजिटिव, उसको सिम्टम्स आ रहा होगा, फिर भी वो किसी को नहीं बताता है, और वो या तो मेडिसिन कुछ पैरासिटामोल या कुछ ऐसा ले लेता है जिससे उसका फीवर कंट्रोल हो जाता है, या कफ थोड़ा सा ठीक हो जाता है कफ सिरप वगैरह लेने से। लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप निकल गए, आपसे बीमारी ठीक हो गए, लेकिन आपके घर में बुजुर्ग हैं, आपके घर में बच्चे हैं, और भी मेंबर्स हैं, उनको तो आप रिस्क में डाल दिए, आपने वायरस वहां छोड़ दिया, उसका क्या? इसलिए आप नेग्लेक्ट मत करिए। कोई भी सिम्टम्स है, वो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, और हैंड सैनिटाइजेशन है, बाकी घर का सैनिटाइजेशन है, क्राउड जो है, गैदरिंग है, उसको हटाना है। ये सब बात तो समझ आता है, लेकिन सिम्टम्स को भी नहीं छुपाना है। बहुत बड़ा कारण है ये फैमिली में नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आने का। शुरू जो इंडेक्स केस है, पहला केस है, वो अपने आप को सोचता है मैं तो स्ट्रांग हूं, मुझे हुआ नहीं, कोई बात नहीं, मेरा तो ठीक हो गया, लेकिन बाकी लोग सीवियर में, बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। वो एक करना है। दूसरा, जो वैक्सीनेशन की बात बार बार आती है, कहीं ना कहीं उसका बहुत ज्यादा रिजल्ट तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा है, नुकसान तो ज्यादा अभी तक दिखा नहीं है। तो मैक्सिमम लोगों को, अभी तो 1 अप्रैल से ऐसा भी होने वाला है कि आपको सारे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए, 45 प्लस वालों को सारे को वैक्सीनेशन के लिए अलाउड किया जाएगा। तो प्लीज जाइए, वैक्सीनेशन कराइए, कहीं ना कहीं फायदा होगा, बिल्कुल जरूर होगा। तो सर्वेश, यस सर। जो डॉक्टर्स ने बात बताई, जो कोविड वॉरियर्स ने बात बताई, जो कोविड के पेशेंट डायरेक्ट देख रहे हैं, वो तो सब करना ही है।
उसके साथ साथ कुछ चीजें और हैं जो हम डे टू डे लाइफ में अगर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो जो हमारा इम्यूनिटी लेवल है वो अच्छा रहेगा। सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि दिनचर्या को ठीक रखना, सोने का समय, उठने का समय और खाने का समय, इसको प्रॉपरली फॉलो करें। हेल्दी डाइट, घर का खाना, अच्छा खाना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज्यादा मात्रा में लेना। जैसे डॉक्टर संजीव ने भी कहा, गर्मी का मौसम है, डिहाइड्रेशन का टाइम है, तो पानी एग्जैक्ट 3 से 4 लीटर पानी डेली कंज्यूम करना, और उसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा है वो लें। कुछ इम्यूनिटी बूस्टर लाइक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन आज की डेट में बताने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे, मीडिया पे, सब जगह ये बातें अवेलेबल हैं, और बहुत सारे कमर्शियल प्रिपरेशंस भी अवेलेबल हैं कि जो कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, उन्हें भी रेगुलर लेना चाहिए, चाहे विटामिन सी है, विटामिन ई है, ए है, जिंक है, सेलेनियम है, क्योंकि डेफिनेटली हमारा सबका लाइफस्टाइल ऐसे ही बिगड़ा हुआ है, और ऐसे समय में हम ये नहीं बोल सकते कि हम सुपर हीरो हैं, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी और मेरे को कोरोना कुछ नहीं करेगा। प्लस वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब गवर्नमेंट इतना बड़ा अभियान चला रही है और हमारे साइंटिस्ट ने वैक्सीनेशन लाई है, और जिसका करीब करीब 2 से 3 महीना हो गया है, डॉक्टर्स कम्युनिटी को लग चुका है, उनके ऊपर कोई साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिला है, तो हम अब नॉर्मल पब्लिक को भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को वैक्सीनेट करवाया है, अपने मदर इन लॉ, मदर, फादर, सबको, जहां जहां भी जो रहते हैं सबको मैं बोल रहा हूं, और अपने अपनी टर्न्स आने पर वो जरूर लगवाएं। देखने में आ रहा है कुछ केसेस वैक्सीनेशन के बाद भी पॉजिटिव आ जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे वैक्सीनेटेड लोगों को ही कोरोना हो जा रहा है, कुछ परसेंट, और उनमें भी ये है जो वैक्सीनेटेड केसेस आ रहे हैं उनको अगर कोरोना हो रहा है तो उसकी सीवियरिटी बहुत कम है। यस सर। वैक्सीनेशन का 100% बेनिफिट है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। यस सर। और जब हम इतना ज्यादा वैक्सीनेशन उस समय कर रहे थे पिछली वेव में, और अब जब वैक्सीनेशन आ गया है अब लोग उसे लाइटली ले रहे हैं, कारण कहीं ना कहीं कोरोना का डर खत्म हो गया था, इसीलिए वैक्सीनेशन के अंदर रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आ रहा था। लेकिन अब सेकेंड वेव दोबारा आ रही है, दिख रहा है, तो अब अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना है, इमीडिएटली जैसे जैसे अप्रैल में अब 45 प्लस में भी वैक्सीनेशन शुरू होगा, सबको करवाना चाहिए। माइल्ड सिम्टम आएंगे वो ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स है, तो एक दिन घर में रेस्ट लेकर उस इम्यून सिस्टम को अपना हेल्दी होने दें। सर जैसा कि लाइफ कैंपस का मोटो ही है टू क्रिएट दैट, टू गिव दैट बैलेंस, संतुलन। कहीं ना कहीं सर एक तरफ हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने, आपने जो स्टार्टिंग एक्सपीरियंस अपना बताया उसके बावजूद, उसको सुनने के बाद आई वाज फीलिंग लिटिल बिट इमोशनल कि आज भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे फाइट कर रहे हैं, और यहाँ पे दूसरी तरफ जनता है जो जाके क्रिकेट मैच देख रही है भरे ग्राउंड में सर, और उसके बाद से जाके फिर अभी मैं कितने लोगों को देख रहा हूँ कि फुल त्योहार को सेलिब्रेट करने का उन्होंने प्लानिंग कर रखा है सर, ढोल नगाड़े के संग, फिर वापस वही कलर के संग, सारी चीज। बहुत सारे मेरे दोस्तों से भी इधर बात हुआ तो उन्होंने प्रिपरेशन करके रखे हैं कि हम अपनी कम्युनिटी में ही करेंगे। यहाँ अपने घर वालों से कोरोना हो जा रहा है लोगों को, और वो बोल रहे हैं कि हम अपने कम्युनिटी में कर रहे हैं, हम अपने सोसाइटी के अंदर कर रहे हैं। सो ये जो मेंटल हेल्थ है, ये समझ है, ये बैलेंस है लोगों की, ये समझ में क्यों नहीं आता सर? क्या है उन लोग के मतलब आज के समाज के संग प्रॉब्लम क्या है माइंड के संग? सर आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम अनिल सर, ये बैलेंस क्यों बिगाड़ना चाहते हैं, और क्या इनको समझ ही नहीं है? मेंटल हमारा जो सोशल डायमेंशन है ना, वो हमने बिल्कुल बिगाड़ दिया है। सोशल डायमेंशन का मतलब आज की डेट में सोशल मीडिया हो गया है। हमें क्या लगता है, सोशल मीडिया पे जब तक पोस्ट नहीं जाएगा तो हम सोशली हेल्दी नहीं है, और उसी को करने के लिए हम ये झूठे आयोजन आयोजित कर रहे हैं, रियल हैप्पीनेस नहीं ढूंढ रहे हैं। हमें वो सोशल आयोजन करके एक सेल्फी लेना है और उस सेल्फी को सोशल मीडिया पे डालना, और उस पर लाइक्स चाहिए। ये हमें समझना होगा कि वो चीजें अच्छी बात है, करिए, लेकिन जब समय अनुकूल नहीं है, पेंडेमिक का समय है, तो वो सेल्फी लेने के लिए वो हमें आयोजन करने की जरूरत नहीं है। इस साल की होली को हमें अपने घर में मनाना है, अपने परिवार के साथ मनाना है, और कुछ नए तरीके से मनाना चाहिए ना, कि बैठ के बातें करेंगे, रंग गुलाल खेलेंगे, खेलिए, अपने मेंबर्स के साथ खेलिए, बाहरी कम्युनिटी में, दोस्तों के साथ, सोसाइटीज में तो हर साल खेलते आ रहे हैं, इस बार मना के तो देखिए। तो जब हम इस तरीके की बातें करेंगे, और फिर जब कोरोना आता है ना, तो फिर हम बहुत ज्यादा टेंशन में भी आ जाते हैं। और ये देखने को मिलता है कि जब कोरोना का पीक आता है तो इतना ज्यादा हम फोबिया में आ जाते हैं कि फिर वो आलतू फालतू मशीनें भी खरीद लेते हैं, फिर हम फोगिंग भी चालू कर देते हैं, फिर वो टनल के बीच में से भी जाना शुरू कर देते हैं, फिर वो घर से दूध का पैकेट आ रहा है तो उसको भी रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। पेपर नहीं, ये दोनों एक्सट्रीमिटीज नहीं करनी है। वो जब कोरोना का पीक आता है तो फिर हम सारे फोबिया में चले जाते हैं, और अभी जो है हम लापरवाह हो रहे हैं।
तो गीता में भी कहा गया है समभाव, कॉन्शियसली जिए, अनकॉन्शियसली नहीं। जब दिख रहा है कि सामने में पेंडेमिक है तो ऐसे में सावधानी क्यों नहीं? क्या होली अगले साल नहीं आएगा? और हम होली मनाने से थोड़ी मना कर रहे हैं, हम तो यही बात कर रहे हैं कि अपने परिवार के साथ मनाएं इस बार, एक नए तरीके की होली बनाएं, पकवान घर में खाएं, एंजॉय करें। और अगर सोशल मीडिया पे डालना है तो अपने फैमिली की पिक्स डालिए। हमने हर चीज को गलत तरीके से मनाना शुरू कर दिया है। आई सर्जन के नाम से मैं बोलता हूं कि रंग गुलाल की होली के नाम से केमिकल होली हो गई है, वो आंखों को डैमेज करती है। हर साल केस आते हैं होली के बाद आंखों में गुलाल वाले, उसके बाद जो गुब्बारे चल रहे हैं उसकी वजह से डैमेज होता है। हमने त्योहारों का स्वरूप ही बिगाड़ दिया है। तो वापस समझने की जरूरत है। कोरोना यही तो समझाने आया है कि अपनी मूल स्थिति के साथ जुड़े, अपने साथ जुड़े, अपने परिवार के साथ जुड़े, नेचर के साथ जुड़े। लेकिन हम उस चीज को नहीं समझ रहे हैं, या तो डर जा रहे हैं और या फिर बिल्कुल लापरवाह हो रहे हैं। प्रशांत सर, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। देखिए, लोगों के लिए कितना आसान है। एक सोसाइटी के एस्पेक्ट्स में आप देखिए कि होली मना लेंगे, खरीदारी कर लेंगे, बाहर चले जाएंगे। लेकिन आप सोचिए, जैसे एक सिंपल मेरा जो सेंटर है, यहाँ पर लगभग 40-50 स्टाफ हैं, जो नर्सिंग स्टाफ हैं, वार्ड बॉय हैं, जो क्लीनिंग स्टाफ है, वो कोई भी होली में नहीं जा रहे क्योंकि वी आर हैविंग 60 पेशेंट्स। अभी हमारे पास 60 क्रिटिकल मरीज हैं, उनके देख रेख के लिए हमारे स्टाफ तो नहीं जा रहे हैं, होली नहीं मनाने के लिए नहीं जा रहे हैं। Yes, sir. जब ये वॉरियर्स स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लाइफ के लिए, व्हाई नॉट सोसाइटी? सोसाइटी से हमको क्या फीडबैक मिलना चाहिए बताइए। अगर इतने क्रिटिकल समय में हम लोग सारे, आज संडे है आपको पता है? Yes, sir. मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं अभी राउंड लेके बाहर बैठा हूँ, अभी 60 पेशेंट का राउंड लेके बाहर बैठा हूँ। ये जब हम लोग इतना डेडिकेटेड हैं कि सोसाइटी कहीं ना कहीं इस खराब स्थिति से निकल जाए, तो हमको भी तो फीडबैक मिलना चाहिए। जितने लोग भी लाइव हैं, अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी ये मैसेज देना चाहिए कि हमारा सपोर्ट कौन करेगा, चाहे हॉस्पिटल के अंदर हो या हॉस्पिटल के बाहर हो, चाहे सोसाइटी में हो, कम्युनिटी में हो, हमारा हेल्प भी तो चाहिए। लोगों को तो समझना पड़ेगा कि हमको ये जो वॉरियर्स जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट करना है। होली मनाना, गैदरिंग करना मतलब सीधी सी बात है कि आप कोरोना को आमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए और हमको इन्फेक्ट करिए। देन इन्फेक्शन के बाद कोई ना कोई डॉक्टर कांटेक्ट में आएगा, कोई ना कोई स्टाफ नर्स कांटेक्ट में आएगा, वो सारे रिस्क में हैं। हम बिना रिस्क के काम नहीं कर रहे हैं। पीपी पहनना कोई सॉल्यूशन नहीं है। पीपी पहनने से क्या हम बच नहीं जाते? दैट इज जस्ट एक प्रिवेंटिव मेजर है कि हम बच सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं हम बचेंगे। और हम कब तक बचेंगे अगर ऐसी सोसाइटी करती रही? फिर कब तक हमारे वॉरियर्स काम करना चाहेंगे? वो, उनका भी फैमिली है, उनके भी छोटे बच्चे हैं, उनको भी मन करता है त्योहार मनाने का। लेकिन प्लीज सोसाइटी से हम जैसा रिस्पांस हमको चाहिए वैसा रिस्पांस कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। इस बात पे थोड़ा सा गौर करें। मेरा भी यही कहना है, जैसा अनिल सर बोले कि सोसाइटी को खुद भी समझना चाहिए। हर समय आप गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते कि गवर्नमेंट ने, जैसे आपने क्रिकेट मैच की बात की, यस सर, ठीक है गवर्नमेंट ने क्रिकेट मैच था, बट सोसाइटी को भी तो सोचना चाहिए कि मैं भीड़ में क्यों जा रहा हूँ, 40,000 की पब्लिक के बीच में मैं क्यों जा रहा हूँ। मेरे भी कई फ्रेंड से मैं बात किया हूँ, मैक्सिमम क्रिकेट मैच देख के आए, पॉजिटिव हो गए। तो मैं भी जा सकता था मैच देखने, मेरी भी इच्छा थी कि मैं तेंदुलकर को जाके देखूं, उनको लाइव खेलते देखूं, बट कहीं ना कहीं आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भीड़ में क्यों जा रहे हो। ठीक है, हर बार आप, गवर्नमेंट अपना काम था वो कर चुकी, इनिशियल लेवल पे लॉकडाउन लगा के आपको बता चुकी कि आपको घर में रहना है, आपको जरूरत की चीजें आपको अपने समय पे रखनी है, अननेसेसरी बाहर नहीं जाना। और साथ में दोनों चीज, साथ में आपको अपनी इकोनॉमिक्स भी चलाना जरूरी है। आपको ऊपर आना तो आप हमेशा, आप लॉकडाउन एक ऑप्शन नहीं है, आप लॉकडाउन लगा देंगे, अब लॉकडाउन लगाएंगे, फिर जब आप लॉकडाउन ओपन करेंगे फिर वायरस एक्टिवेट होगा, फिर वायरस वैसी स्पीड से आएगा। तो अपनी सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि घर में आपका एक मेंबर कोरोना पॉजिटिव है, पूरा बाकी फैमिली मेंबर बाहर टहलता है, लोगों से मिलता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि यार घर में एक आदमी मेरा बीमार है, कहीं ना कहीं हम भी इन्फेक्ट हुए होंगे, हम भी स्प्रेडर बन सकते हैं, तो हम क्यों जाके बाहर टहल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि मुझे इसको फैलने से रोकना है। दूसरा, मैं जो अनिल सर की बात में जो वैक्सीनेशन वाली बात थी, मैं खुद, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, वो मेडिकल कॉलेज में, हम दोनों वैक्सीनेटेड हैं। मेरे फादर इन लॉ को भी वैक्सीन लगाया, मेरी मदर इन लॉ भी लगी है।
मेरे फादर इन लॉ को स्टेंट डला हुआ है, MI हो चुका था पहले, स्टेंट डला हुआ, उसके बाद भी वैक्सीन लगाया, कुछ भी उनको कोई सिम्टम्स नहीं आए, मेरे मदर इन लॉ को भी कोई सिम्टम्स नहीं आए। वैक्सीन हमारे साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च करके बनाई है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी एक दिन की मेहनत पे बन गई। साल भर की मेहनत के बाद आज हमें रिजल्ट मिला कि हमारे पास वैक्सीन है। कहीं ना कहीं वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। ऐसा जरूरी ये लोग ना सोचे कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो रहा, कोरोना आपको हो सकता है, बट आपको ये देखना है कि सिम्टम्स तो नहीं है, आपको उतने सीरियस लेवल तक के सिम्टम्स तो नहीं है, माइल्ड सिम्टम सर्दी खांसी लेके चला गया। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लोगों से अपील है कि जाके वैक्सीन लगवाएं। मेरे यहाँ भी वैक्सीन सेंटर है, लेकिन पर डे कितने लोग आते हैं? 10-12 जबकि वैक्सीन के लिए लोगों में मोटिवेशन ही नहीं है। तो लोगों को आप अपने चैनल के माध्यम से मोटिवेट कीजिए कि वैक्सीनेशन लगाएं। और रिसर्च, अभी तो पेपर में न्यूज भी आ रही है कि यूरोप की कई कंट्री में जहां वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा हुआ, केसेस कम होना शुरू हो गए। डॉक्टर संजीव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल का मोटो भी यही है, इस लाइफ कैंपस का मोटो भी यही है, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस सर। हर चीज के लिए हम गवर्नमेंट को, डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यस सर। हेल्थ हमारी खुद की जिम्मेदारी है। डिजीज हो जाए उससे वापस जीरो करना वो डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, लेकिन डिजीज ना हो और अपनी हेल्थ को ध्यान रखें, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी। यस सर। दूसरी बात, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब दिख रहा है कि आप घर के मेंबर हैं, आप मुखिया हैं, आप अपनी लाइफ को चला रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ भी आयोजन कर रही है, कुछ भी कर रही है, क्या आपकी समझ नहीं है कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है? इच्छाएं सबकी हैं। तो माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर संजीव ने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर है इनके हॉस्पिटल में, कितने लोग आ रहे हैं? 10 से 12। और जरा कितने लोग आ रहे हैं कोविड के सिम्टम्स को लेकर? सर 80 पेशेंट है पर डे। 80 पेशेंट्स। देखिए रेशो, देखिए आप, तो रेशो देख के ही आप समझ जाएंगे कि लोग कितने जागरूक हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात को समझें और कॉन्शियसली जिए, समझें। पेंडेमिक का दौर है, एक्शंस लेने हैं, प्रिकॉशंस लेने हैं और इस एटीट्यूड के साथ अपनी जिंदगी को खुद संवारें, नहीं तो गड़बड़ होने में देर नहीं लगेगी, फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। सर एक समस्या जो है सबसे बड़ी, वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। घर पे बैठे हैं, सुबह तक वैक्सीनेशन कराने जा रहे थे, दोपहर में किसी का एक का मैसेज आता है कि मैंने वैक्सीनेशन कराया है और भाई मेरा तबीयत बहुत खराब है, तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगा बेड से, जिंदगी खत्म होने वाली है, इससे अच्छा तो मैं वैक्सीनेशन कराया ही नहीं होता। साइंटिस्ट की जो मेहनत है, डॉक्टर्स की जो मेहनत है, सारी की सारी में, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन, हमारा बॉडी जैसा अनिल सर आप बोलते हैं कि बस माइंड कंट्रोल करता है, थॉट्स कंट्रोल करते हैं, और एक थॉट, एक वायरस हमारे मन के, कोरोना के साथ साथ ये वायरस भी तो चल रहे ना सर साथ साथ, कि एक थॉट डाल दिया बस उनका माइंड चेंज, नहीं अब तो वैक्सीनेशन नहीं कराना। बस यहाँ पे ये नहीं थमता है, इसके बाद वो इंसान वही मैसेज फॉरवर्ड करना स्टार्ट करता है, और फॉरवर्ड करते करते फिर वो वायरल हो जाता है, और वायरल होने के बाद इतना प्रभावी तरीके से, जितने तेज से कोरोना बढ़ा उतनी उससे ज्यादा तेजी से ये एंटी लोग बढ़ जाते हैं, जो लोगों के दिमाग को भ्रष्ट कर देते हैं। इसके बारे में आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, आई स्टार्ट फ्रॉम अनिल सर। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सर। WhatsApp University, 21st century is the century of information and technology. Both are overloaded. Yes, और दोनों ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। गूगल बाबा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इनसे बच के रहें, क्योंकि ऑथेंटिक कंटेंट नहीं है, कुछ भी कंटेंट है। चाहे बीमारियों की बात हो, लोग गूगल से सर्च करते हैं, सिम्टम्स डालकर अपना डायग्नोसिस बना लेते हैं, मेडिकेशंस भी लेते हैं। हम डॉक्टर सबसे ज्यादा परेशान है इस बात से। दूसरी बात, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसपे ज्ञान बट रहा है, ज्ञान से कुछ नहीं होगा। पहली चीज, नॉलेज ऑथेंटिक होनी चाहिए। फिर दूसरा बात, नॉलेज को लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। जितना ज्ञान व्हाट्सएप पे बट रहा है, अगर उसका 1% भी हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लें फॉरवर्ड करने से पहले, तो आज हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे। तो समझने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि फेक मैसेजेस ज्यादा जल्दी फॉरवर्ड होते हैं। एक अच्छा मैसेज जो डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर संजीव जो बोल रहे हैं आज, ये लाइव वीडियो, इसको शेयर बहुत कम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा सीधी बात हम कर लें, यहाँ बैठकर अफवाह फैला दें, एक मैसेज आप डाल के देख लीजिए, बहुत जल्दी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें समझना होगा कि सही चीजों को आगे फैलाएं, और गलत चीजें अगर आपको लग रही है उसे तुरंत रोकें, आगे स्प्रेड नहीं होने दें। बस यहीं पे अभी सर अगर एक चीज ये बोल दिया जाता कि हाँ किसी इन डॉक्टर से ये छोटा सा मिस्टेक हुआ है, पूरा कोरोना पीछे चल जाता, सारी चीजें पीछे चल जाती, और ये बस सामने रह जाता। नहीं,
डॉक्टर्स वहां पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं। डॉक्टर्स आज जो इमोशंस यहाँ पे मुझे प्रशांत सर और संजीव सर के दिखे हैं सर, इवन आपने भी पूरे कोविड टाइम में हॉस्पिटल रन किया है, बहुत सारे लोगों को डिजीज फ्री किया है सर। लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचेंगी कि ये लोग जो यहाँ पे हैं, जो एक सिंपल सी बात बोले, हमारी भी फैमिली, हमारी भी होली है, हमें भी फ्री होना है। लाइक प्रशांत सर ने बोला, सर आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि ये पेनफुल है, कितना पेनफुल है, ये जनता तक मैसेज जाना चाहिए, ये पेन भी जाना चाहिए कि फेक मैसेजेस फॉरवर्ड करने का, स्पेशली इतने क्रिटिकल टाइम में, उसका क्या इफेक्ट आप लोगों के लाइफ पे पड़ रहा है सर? प्रशांत सर। हाँ, यस सर। देखिए कुछ चीजें गलत नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट की बहुत सारी चीजें होती है, पॉलिसीज होती हैं, या कोई न्यूज आता है, जैसे कलेक्टर ने कोई आदेश निकाला, या चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कोई आदेश निकाला, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमको सर्कुलेट करना जरूरी है। तो व्हाट्सएप कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि चलो वो सारे मैसेज, अच्छे मैसेज भी चले जाते हैं। लेकिन जैसे कि आज सुबह की बात है, एक सम्मानित वकील है, एडवोकेट है रायपुर में, उन्होंने मुझे फोन किया कि सर मेरी वाइफ को कोविड पॉजिटिव आ गया है और हम लोग घर पे ही रखना चाहते हैं, आप मेरे को प्लीज व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए दवाइयों को। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, व्हाट्सएप में मैसेज करना वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं ये ऐसा लीगली हम व्हाट्सएप में मैसेज नहीं कर सकते हैं कि आप ये दवाइयां लें। आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। आइसोलेशन के ग्रुप्स के जो डॉक्टर्स हैं या कोई प्राइवेट कंसल्टेंट है, उनसे बात करनी पड़ेगी, और इन पर्सन की आज आपका क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स है, वो देखने के बाद ही वो दवाइयां दी जाएगी कि भाई कौन सी दवाइयां आपके काम आएगा, या आपको कोमॉर्बिडिटीज क्या है। तो व्हाट्सएप कोई ऐसा नहीं है। और दूसरा क्या होता है, जो निगेटिव न्यूज होते हैं, जैसे वैक्सीन अच्छा काम नहीं कर रहा है, वैक्सीन के कारण से किसी का डेथ हो गया, वो न्यूज ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, एक्चुअल रिपोर्टिंग हुई कि नहीं हुई, ये लोगों को नहीं पता है। लेकिन वो सीधा सबकी तरफ स्प्रेड कर देंगे कि हाँ ये वैक्सीनेशन के कारण से डेथ हुआ, या कुछ भी ये साइड इफेक्ट्स हुआ। वो एक्चुअल में बहुत कम लोगों को होता है, बहुत कम है। अब लोग आंख बंद करके फॉरवर्ड करते हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा कि न्यूज का ऑथेंटिकेशन कैसे करें, और फिर उसको लोगों में जैसा संचार तेजी से होता है उसको कैसे रोका जाए, कौन सा न्यूज है जिसको स्प्रेड किया जा सकता है। इसके लिए पॉलिसीज बन रही है, बना भी है। बीच में कुछ इश्यूज आया था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पॉलिसीज बनाया था। आगे भी ऐसे उम्मीद है कि लोग जागरूकता रखेंगे, और कम से कम इस विपत्ति के समय में ऐसे कोई रूमर्स या ऐसे कोई मैसेज का स्प्रेड संचार नहीं करेंगे, जिससे हमारे सोसाइटी को और हमको खुद को, या हमारे वॉरियर्स जो कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, उसको निराशा हो और निगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में जाए। थैंक यू सर। सर कुछ गवर्नमेंट प्रोसीजर्स कि क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं? गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, तो मैं चाहता हूं कि लाइफ कैंपस के माध्यम से गवर्नमेंट के वो प्रोसीजर्स, वो पॉलिसीज एक बार लोगों तक पहुंचे सर। देखिए गवर्नमेंट का, मैं जिस हमारे जैसे रायपुर डिस्ट्रिक्ट में काम कर, सभी जगह का सेम पॉलिसी है। मैक्सिमम टेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ सेंटर्स डिसाइड करके रखे हुए हैं जहां फ्री में टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट के बाद में जब पेशेंट जाता है, इजी टू टेस्ट वो प्रोसीजर रखा है। एक फॉर्म भरना है, आपको एक आईडी जिसमें आधार कार्ड मुख्य रूप से लेके जाना है, आपको तुरंत एंटीजन टेस्ट होगा, और आपको आरटीपीसीआर या ट्रू नेट के लिए सैंपलिंग होगी। उसका रिपोर्ट एक दिन में आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अगर एंटीजन में पॉजिटिव आते हो तो आप पॉजिटिव हो, और सोचने की जरूरत नहीं। एंटीजन निगेटिव होता है, देन वी हैव टू वेट फॉर आरटीपीसीआर और ट्रू नेट। टेस्टिंग के बाद में ऐसे मरीज जिनके लक्षण कम हैं, या माइल्ड है, या एसिम्टोमेटिक है, उनके लिए होम आइसोलेशन की पूरी टीम है, जिनके मुखिया खुद कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। होम आइसोलेशन में प्राइवेट और गवर्नमेंट के डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, उनसे आप होम आइसोलेशन ले सकते। जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होंगे वो पेड नहीं होते हैं, और प्राइवेट डॉक्टर्स पेड कुछ होम आइसोलेशन लेते हैं, जो आपको लगातार मॉनिटरिंग और क्या क्या घर में करना है। साथ में होम आइसोलेशन के मरीजों को एक गवर्नमेंट की तरफ से किट दी जाती है,
जिसमें जो आवश्यक मेडिकेशंस हैं, मेडिसिन हैं, वो उपलब्ध होते हैं। वो पेशेंट लगातार हमारे निगरानी में रहते हैं। उनमें से कोई भी लक्षण जो ज्यादा हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुई, सेचुरेशन कम हुआ, कफ ठीक नहीं हो रहा है, फीवर ठीक नहीं हो रहा है, उनको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करने की सुविधा है। 108 और गवर्नमेंट व्हीकल्स के माध्यम से उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। देन 2-3 कैटेगरी के हॉस्पिटल्स हैं, फर्स्ट रेफरल आइसोलेशन सेंटर, देन क्रिटिकल केयर सेंटर, देन वेरी क्रिटिकल एंड एपेक्स सेंटर। तो अभी एम्स एंड मेडिकल कॉलेज, मेडिकल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंडित JNM मेडिकल कॉलेज हैं, वो एपेक्स सेंटर्स हैं। वहां पर वेंटिलेटर की फैसिलिटी दोनों जगह पे है। उससे पहले में जैसे एक लालपुर का सेंटर है, माना में सेंटर खोला गया है, और भी आइसोलेशन सेंटर खोले जा रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन बेड्स हैं, ICU बेड्स हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन थेरेपी और मेडिकेशंस के माध्यम से मरीज को ठीक करते हैं। इनसे नीचे में जैसे माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं, उनके लिए आइसोलेशन सेंटर्स जो पहले वेव्स के समय में चालू किए थे, उनको अभी जो बंद हुआ था उसको फिर से चालू किया जा रहा है सेकेंड वेव्स को हैंडल करने के लिए। तो घबराने की बात नहीं है सारे मरीज के लिए। और प्राइवेट्स में भी बहुत सारे बेड्स हैं, लेकिन आपको जागरूक रहना पड़ेगा, पहले से ही किसी कंसल्टेंट से जुड़ के रहना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप घर में दवाइयां खाते रहेंगे, आपको एंड वक्त में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, कोई सेंटर के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, आपकी परेशानी बढ़ सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। हमारे पास मैसेजेस भी हैं कुछ डॉक्टर्स के, एंड मैं टीम लाइफ कैंपस से चाहूंगा कि संदीप जी एक बार आपको मैसेजेस हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल जुनेकर हूँ, प्रभारी कोरोना वार्ड एम्स रायपुर। सबको पता है कोरोना विस्फोट फिर से हो चुका है और केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे बेड्स ऑलमोस्ट फुल हैं और अभी नज़दीक ही होली आने वाली है। हम सब जानते हैं होली बड़ा पावन त्यौहार है और हम सब उसको मनाने के लिए उत्साहित रहते हैं। बट अब इस महामारी के दौरान आप सभी से एक निवेदन कहता हूँ और करता हूँ कि जब आप होली का त्यौहार मनाएं तो सिर्फ अपने परिवार के साथ मनाएं। दोस्त यारों के साथ में आप वर्चुअल होली खेल सकते हैं, फ़ोन पे होली खेल सकते हैं, बट उनके घर जाकर मिलकर होली का त्यौहार ना बनाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने मित्रों को और अपने परिवार दूसरे परिवारजनों को भी कोरोना के खतरे में डाल सकते हैं। तो इस सब चीज़ों के अलावा हम सबको शॉपिंग के लिए भी नहीं जाना है। अगर हम जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, घर में आने से पहले मास्क को डिस्कार्ड करें, और अगर कपड़े का मास्क है तो उसको अच्छे से धोएं साबुन से, और अपने हाथों को भी घर से आने के बाद में, बाज़ार से आने के बाद में या कहीं पे भी बाहर से वापस आने के बाद में घर में ज़रूर साबुन से हाथ अपने धोएं। प्लीज़ संभल जाइए, हमारी छोटी सी गलती हमारी मौत का कारण भी हो सकती है। अब की बार का जो कोरोना वायरस है पिछले साल के वायरस के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक है, बहुत तेज़ी से फैलता है और बीमारी भी बहुत तेज़ी से और सीवियर फॉर्म में उभर कर आ रही है। पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा मरीजों को ऑक्सीजन लग रहा है। तो आप सबसे यही निवेदन है, प्लीज़ प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, 2 गज की दूरी, हाथों की सफाई और मास्क, यही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। जो भी 45 साल से ऊपर हैं, सरकार ने सबको वैक्सीन लगाने के लिए बोला है। प्लीज़ जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, जैसे आपका नंबर आता है अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में बिना झिझक के वैक्सीन जरूर लगवाएं। Please play the second video also. नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी सुंदरानी, कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर, इंचार्ज कोविड ICU। देखिए, अभी पिछले 1 हफ्ते से जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही ICU में आने वाले मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आप और हम कहीं ना कहीं लापरवाह हो रहे हैं, जिसके कारण ये डिजीज़ जो एक लेवल पे काफ़ी कंट्रोल हो गई थी वापस से बढ़ रही है। देखिए, जो कॉमन मिस्टेक हम अभी सब कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि मुझे या तो कोविड हो गया होगा और मैं ठीक हो गया, या तो मैं इम्यून हो गया हूँ। ये सोच बिल्कुल गलत है।
शुरुआत इस बीमारी की हमेशा ही माइल्ड सिम्टम से होती है। अगर हम उस समय सचेत हो जाएं, डॉक्टर की निगरानी में आएँ, अपना टेस्ट कराएं और ट्रीटमेंट लेंगे तो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। पर यदि हम सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, टेस्ट करने से बचेंगे, तो नुकसान हम खुद का भी करेंगे और साथ बिना टेस्ट कराए हम सब जगह घूमेंगे तो बाकी लोगों को भी ये इन्फेक्शन फैलाएंगे। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो सकती है, हो सकता है आप उन 90% केसेस में हो जिनको माइल्ड सिम्टम्स आके डिजीज ठीक हो जाती है, पर आपकी ये लापरवाही उन लोगों पे भारी पड़ेगी जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जो कैंसर के मरीज है, जो बुजुर्ग है, जो किडनी के पेशेंट्स है, जो डायबिटीज के पेशेंट्स है। इनमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट एक ही है कि मास्क पहने। देखिए, मास्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इवन वैक्सीनेशन इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव फॉर मास्क। वैक्सीन आपको एंटीबॉडी देगा, वायरस की एंट्री को ब्लॉक नहीं कर सकता। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना, ये प्रोटोकॉल्स तो लंबे समय तक फॉलो करने हैं। यही ऐसे मेजर्स हैं जिससे हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जरा से भी सिम्टम्स हैं, प्लीज और प्लीज अपने आप को टेस्ट कराएं। सेल्फ मेडिकेशन न लें, डॉक्टर की निगरानी में रहें, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। प्लीज। तो मैं सभी दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि जिस तरह अभी आपने दो और मैसेजेस देखे दो डॉक्टर से, सुंदरानी सर ने बहुत अच्छा एक बात बोला सर कि वैक्सीन एंटीबॉडी देता है लेकिन वो एंट्री को नहीं रोक सकता, और शायद यही कारण है कि जिनको वैक्सीन लगा है उनको भी कोरोना सिम्टम्स दिख जा रहे हैं लेकिन उसके बाद वो जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। मींस वैक्सीन इज इफेक्टिव बट स्टिल सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रिकॉशन है, नॉलेज है। इतनी सारी नॉलेज आज के डेट सर पूरे एक साल में, सीरियसली अगर मैं बोलूँ आम जनता की तरफ, मेरे पास इतने सारे इंफॉर्मेशन नहीं आए थे जिससे हम प्रिकॉशन ले। और सेकेंड, हमारे मेंटल लेवल पे हम जैसे चीजों को हैंडल कर रहे थे वो भी आई थिंक मैनिपुलेटेड थे, मैनिपुलेटेड क्राउड के संग मैनिपुलेटेड हम भी बन रहे थे सर, तो मैनिपुलेटेड हो रहे थे। तो लास्ट में मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ अनिल सर कि मेंटल प्रिकॉशन क्या है, मेंटल प्रिकॉशन क्या ले, क्योंकि आई थिंक ये सब कुछ होना है माइंड से। अगर मेंटल प्रिकॉशन वो लेना स्टार्ट कर दे तो शायद फिजिकल प्रिकॉशंस वो स्टार्ट कर देंगे। तो व्हाट अबाउट द मेंटल प्रिकॉशंस? सबसे पहले माइंडसेट, सारा खेल माइंडसेट का ही है। हमारा एटीट्यूड क्या है कोरोना को लेकर, लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर। लाइफ के अंदर 7 डायमेंशन होती हैं और ज्यादातर लोग, देखा जाता है, हेल्थ की डायमेंशन को सबसे लास्ट में रखते हैं। वेल्थ की डायमेंशन नंबर 1 प्रायोरिटी होती है, लेकिन जब हेल्थ खराब हो जाता है तब समझ में आता है कि हेल्थ सबसे पहली डायमेंशन होना चाहिए था। वेल्थ गिर जाएगा, पैसा गिर गया, कैरियर बिजनेस गिरा, वापस उठा सकते हो कुछ समय के बाद। हेल्थ एक बार गिर गई, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, और हेल्थ के ऊपर वेल्थ भी खर्च करना पड़ेगा, और हेल्थ खराब हो गई तो नया वेल्थ भी नहीं बना पाएंगे। और अभी का जो समय है वो समय हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी बना के रखने का है। इसमें गवर्नमेंट, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल अपना काम बखूबी कर रहे हैं जितना वो कर सकते थे। लॉकडाउन हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है। मेंटल एटीट्यूड हमें ऐसा बनाना होगा कि माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझदारी भरे एक्शंस लेने होंगे, प्रिकॉशंस पूरी फॉलो करनी होगी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, वैक्सीनेशन मुहिम है, उसको आगे बढ़ाना होगा, और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल को बदलना होगा, अपने माइंड को प्रसन्न चित्त रखना होगा, सेटिस्फाइड रखना होगा। जो अभी का सिनेरियो है उस समय खुशियां बाहर नहीं ढूंढनी है, अंदर के एनवायरनमेंट में ढूंढनी है, अपने घर के एनवायरनमेंट में, खुद के एनवायरनमेंट में, खुद से जुड़ना है, बाहरी दुनिया से जुड़ने की बजाय। जैसा आज के टॉपिक का नाम था, केयर एंड कनेक्शन। केयर कितना अच्छा दोनों डॉक्टर्स ने बताया, कनेक्शन, खुद के साथ कनेक्शन बनाए, गॉड के साथ कनेक्शन बनाए, अपनी लाइफ के साथ कनेक्शन बनाए, अपने फैमिली के साथ कनेक्शन बनाए। इस तरीके से होल सोल अप्रोच हमें चेंज करने की जरूरत है। जब डॉक्टर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने फैमिली को रिस्क पे डालकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारी 100 नहीं 200% मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन्हें बूस्टअप करने की, साथ साथ उन्हें बाहर से कोऑपरेट करने की, और ये प्रिकॉशंस को फॉलो करके उनका वर्कलोड कम करने की। वायरस लोड अपने आप बढ़ रहा है, वर्कलोड हमें बढ़ाना है, कम करना है। इतनी सारी बातें ही मैं कहना चाहूंगा आपके इस लाइव कैंपस के माध्यम से। थैंक यू सर। लास्ट में मैं एक बार चाहूंगा सर कि एक स्ट्रिक्ट मैसेज भी, नॉर्मल मैसेज भी
और एक वो मैसेज भी जो दृश्य आम जनता को दिख नहीं रहा डॉक्टर्स का, उस मैसेज के साथ ही हम इंड करें कि अगर कोई लास्ट में, कितने लोगों को शो भगा के देखने की आदत होती है कि हाँ ठीक है 1 घंटे का शो है, हम लास्ट वाला पार्ट डायरेक्ट देखेंगे और हीरो बन जाएंगे। तो लास्ट में भी वो स्ट्रिक्टनेस वाला मैसेज सर, एक वो जो इमोशनल मैसेज था सर, आई वांट कि आप, यस सर अनिल सर, यहाँ पर वो मैसेज लाना जरूरी है। उस मैसेज को लाइव कैंपस के से दिखाएं ताकि लोग समझ सके होली कैसे मनाना है। ओके सर। शहर में हर तरफ होली का रंगीन माहौल बना हुआ है। गुलाल और पिचकारियों के बीच आंटी होंगी। हम नीचे जा रहे बेटा, तुम भी आ जाना। कुछ होली मीम्स हैं क्या? फॉरवर्ड कर दो ना प्लीज। बस करो। देखो सब बुला रहे हैं। कमाल, पहले तो बहुत खेलती थी। पर पहले जैसा कुछ नहीं है। इस होली का कोई मतलब नहीं है। है ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आज भी, कल भी, हमेशा। खुद को रोको मत, आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए। तो सर्वेश, इस मैसेज को देखने के बाद मैं काफी इमोशनल हो गया हूं और मुझे लगता है कि मैं इन दोनों डॉक्टर्स को मेरी तरफ से सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने अपनी फैमिली को, अपने आप को रिस्क में डालकर लोगों की होली अच्छी मने ये दिन रात काम कर रहे हैं। तो क्या हमारा कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता? बस मैं तुमसे यही पूछना चाहूंगा। सर ये स्टोरी देखने के बाद मैं भी बहुत इमोशनल हो गया हूँ, और स्टार्टिंग से ही वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था प्रशांत सर का और संजीव सर का, वो स्टेटमेंट से ही मैं इमोशनल उस शो को लेके आ रहा। आई थिंक मेरे लाइफ का अभी तक जितना भी मैंने शो किया है, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट शो, जहाँ पे अभी भी अगर बात की जा रही है तो लोगों के भलाई के लिए बात की जा रही है। तो आई डोंट थिंक कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी शांति वो ढूंढना चाह रहे हैं, अभी इनमें से ही अगर बाहर निकल के और किसी को कोविड हो जाए, कोई क्रिटिकल केस हो जाए, और इनमें से अगर कुछ अपने परिवार का कोई खो दे इंसान, फिर उनको शायद समझ में आएगा। क्योंकि ये तो मैंने रूल ही देखा है ऐसा दुनिया का कि जिस समय अपने पे बीतती है तभी लोगों को समझ में आती है, लेकिन बाहर और कुछ समझने की वो कोशिश ही नहीं करते। तो मैं यही बोलूंगा सर कि दो लोग ही हैं दुनिया में, एक ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी अपने आप को एजुकेशन से रिलेटेड ज्ञानी नहीं, वो बैलेंस से रिलेटेड ज्ञानी, वो समझ से रिलेटेड ज्ञानी, वो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड ज्ञानी। तो और बाकी सब अज्ञानी है सर। किसी के पास कितनी भी बड़ी डिग्री हो, लेकिन इतनी छोटी सी बात अगर उसको समझ में नहीं आ रही है तो वो सब अज्ञानी है, इसमें से कोई ज्ञानी नहीं है। एंड आई थिंक सर, आई स्ट्रांगली बिलीव कि लाइव कैंपस जैसे प्लेटफॉर्म का
इस यूनिवर्सिटी का लोगों को बहुत बहुत बड़े लेवल पे जरूरत है। प्रशांत सर, संजीव सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है लाइव कैंपस जैसे प्लेटफॉर्म का कितना जरूरत है सर, कितनी नीड है आज सोसाइटी में? जी, सबसे पहले तो थैंक यू लाइव कैंपस को जो इनवाइट किया, लोगों से डायरेक्ट हमें मिलने का मौका मिला, लोगों तक बात बताने का हमें मौका मिला। और इस कैंपस के थ्रू कम से कम लोगों को पॉजिटिव चीजें पता चलेंगी। अभी तक लोगों को फेक न्यूज पता चलती हैं। इधर आपके चैनल के माध्यम से आज लोगों को पता चलेगा कि आखिर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकेला गवर्नमेंट और डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के ऊपर आप नहीं थोप सकते हो, आपकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने कैसे दूसरी स्प्रेड को आने दिया, आपने बीच में इतने आप असावधानी है कि मास्क नहीं पहना, अपने भीड़ में गए, घूमने गए, तो उन चीजों को आखिर लोगों को भी तो रियलाइज आपके चैनल से माध्यम से पता चलेगा कि आखिर हमारी खुद की क्या मिस्टेक थी। और जैसे अनिल सर बोले कि आखिर हमें क्या माइंड सेट रखना है, हमें कैसा माइंड सेट रखना है, हम क्या चाहते हैं, कि आखिर हम अपने बच्चों फ्यूचर को क्या देना चाहते हैं, कि आखिर उनको हम क्या मैसेज दें। कि आखिर देखिए महामारी है, आज ये आई है, कल फ्यूचर में दूसरी महामारी आएगी, बट आपको आज से प्रिपेयर रहना है फ्यूचर के लिए, कि आप अपने फ्यूचर, अपनी जनरेशन को एक अच्छा मैसेज दें कि फ्यूचर में कभी ऐसा हो और आपको क्या चीजें प्रिकॉशन फॉलो करना है जिससे बीमारी स्प्रेड होने से बचे, दूसरे लोगों को हम इन्फेक्ट होने से बचाएं। अब जैसे डॉक्टर सुंदरानी ने अपने मैसेज में बोला कि आपको हो सकता है आप यंग हो, आपको सिम्टम्स ना हो, बट आपके घर में या दूसरी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन वो आपसे इन्फेक्ट होगी कहीं ना कहीं। आपकी आप उनसे पूछिए जिनके घर में लाइफ चली गई है, जिनका कोई बुजुर्ग, जिनका कोई भाई, जिनका कोई रिलेटिव कोई चला गया इस बीमारी के कारण। तो हमें सबके बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में भी सोचना, अपनी कंट्री के बारे में भी सोचना है। और आपको अगेन थैंक यू कि आपके चैनल के माध्यम से मैंने अपने लोगों तक ये बात पहुंचाई। थैंक यू सर। प्रशांत सर, देखिए ये तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट वाला कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। सारे सीनियर्स जो है, अनिल सर, संजीव सर, सुंदरानी सर ने मैसेज दिया, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए लोगों को सब पता है, लेकिन हमारा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हम वॉरियर्स हैं, ये हमारा मैसेज भी तो लोगों तक डायरेक्ट जा सके। हम एक एक को तो पकड़कर बता नहीं सकते हैं, लेकिन आज ये जो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया उसके लिए डॉक्टर अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और लोगों को एक यही मैसेज कि प्लीज अभी भी समझ रखिए और संभल जाइए, कोरोना को हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ही घातक है। उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है, और उन लोगों से पूछिए जिनके अपने इस लड़ाई में सीधा इन्वॉल्व है, उनको ये फैमिली की स्थिति को समझिए। ये समझ जिस दिन आ जाएगी, कोरोना क्या, इससे भी बड़े बड़ी महामारियों से, इससे भी बड़े बड़े युद्धों से हम जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू लाइव कैंपस। थैंक यू सर। एक बार फिर से सर्वेश, मैं Yes, दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और Thank मेरा you, sir. सैल्यूट है इन दोनों वॉरियर्स Thank you, को sir. जो दिन रात लगे हुए हैं। लाइव कैंपस और डॉक्टर अनिल की पूरी टीम आप लोगों को सैल्यूट करती है। Thank you, और sir. आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए। और जनता यहाँ पे नहीं है सर, वो देखेंगे और देखने के बाद अंतिम में जो करना करेंगे वो आप लोगों के लिए, वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सर। थैंक यू। सो थैंक्स अ लॉट सर आज के शो के लिए। एंड मैं दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि बहुत कुछ आप लोगों ने देखा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एक लास्ट मैसेज अनिल सर आपके साइड से भी। लास्ट मैसेज इतना ही कहूंगा, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें, जबरदस्त रहें, लेकिन लापरवाह ना बने। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। समझदार बने। और एक मैं Thank you, रिक्वेस्ट करूंगा कि एक स्क्रीनशॉट ले लें, जो एज सेल्फी के रूप में मैं इसको यूज करने वाला हूँ। सो थैंक यू सर। एंड मैं दर्शकों से ये जरूर बोलना चाहूंगा आज, प्लीज सर एक थम्स अप के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं दर्शकों को एक बार जरूर बोलना चाहूंगा, रिक्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि लाइव कैंपस को फॉलो करता है माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एक बात बोलूंगा कि आप समझिए प्लीज, अभी भी समझिए। आज का जो शो था मेरे लिए सबसे इमोशनल शोज में से एक था। मैंने कभी वॉरियर्स को ऐसे फ्रंट से बात करते नहीं देखा। सो दर्शकों से बोलूंगा,
शायद अगर मैं अभी थोड़ी लापरवाही कर रहा था तो मैं प्रिकॉशंस बढ़ाऊंगा अपने ये शो देखने के बाद, ये शो करने के बाद। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अगेन सर। एंड Thank you. इतना Bye बोलूंगा bye. कि लाइव कैंपस से जुड़े रहिए, हमारे डॉक्टर से जुड़े रहिए, उन्हीं के साथ आपको बढ़ना है। वो आपके संग खड़े हैं, बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं। वो होली नहीं अगर बाहर निकल के नहीं मना रहे हैं तो प्लीज उनके लिए आप भी बाहर निकल के मत मनाइए। अंदर अपने गुजिया खाइए, स्वीट्स खाइए, थोड़े बहुत गुलाल भी अपने घर वालों को लगा लीजिए, सेल्फी घर वालों के संग खींच के डाल दीजिए, बाहर मत जाइएगा। दिस टाइम एक हैशटैग यूज करिएगा, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैशटैग लाइव कैंपस। थैंक यू ऑल, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी इसी तरह के एक अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ लाइव कैंपस के अंदर। थैंक यू डॉक्टर्स, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। हाँ सर, लाइव स्ट्रीमिंग रिमूव करो।